सो जो लास्ट क्लास थी जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज जेनेटिक्स एंड हु इज मेंडल, हाउ द मेंडल वर्क्स, what work he has done, and how such a remarkable worker he is, and how he concluded that factor is there. मैंने कल भी बताया था कि फैक्टर को ही जीन कहा, बाद में जोहानसन ने टर्म जीन दिया। अब उसके बाद हमने बात की कि तीन जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट जिसको हमने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की बात की थी, उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वर्कफुल क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था। मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स वी विल स्टडी। To go through the contents of the Mendelian and post-Mendelian genetics, Mendelian और post-Mendelian genetics को करने के लिए हमें बेटा कुछ एक क्या करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी पड़ेगी, because there are some specific terms and crosses, how to make crosses, how to make amides, all things I will tell you, पर हमें वो करना पड़ेगा। तो today we will start with the terminology in genetics। हम आज कुछ टर्म्स आपके साथ क्लियर करेंगे। ओके, मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो आप बच्चों के डाउट्स रहेंगे, हम 20 जून क्लास जो है वो 4 से 4:30 बजे के बीच में रखेंगे और आप व्हाट्सएप पे मुझे अपने अपने जो डाउट्स हैं वो भेज दिया करेंगे और हम उन डाउट्स को उसी टाइम क्लियर कर दिया करेंगे, कोई भी अगर डाउट होगा। अदरवाइज क्लास विल बी डिस्टर्ब। ओके, See, what is the terminology of this? और मैं थोड़ा सा एक बार सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं कि मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 4 से 4:30 बजे की क्लास के लिए अपने डाउट्स, वो 9418725325 रहेगा। 9418725325। आपने सिर्फ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, मैं उसका डाउट आपको 4 से 4:30 बजे की क्लास में हर रोज दिया करूंगा, जो कि जूम क्लास होगी। Now see, terminology, the first term, very important term is character. Character, जिसे आप गुण कहते हैं। अच्छा, क्या होता है कैरेक्टर? बहुत ज्यादा गुणों की बात हम करते हैं, वो तो जी गुणों का धनी है, बात हम ऐसे भी करते हैं। उस व्यक्ति में अच्छे गुण है, उस व्यक्ति में बुरे गुण है। गुण तो गुण ही होते हैं, चाहे अच्छे और बुरे। और मैं आपसे पूछूं कि कितने गुण होते हैं हमारे, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी है, तो यूजुअली जो बात हमने सुनी होती है कि हमारे जो होते हैं वो कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 17 गुण होते हैं जी। घरों में बोलते हैं 17 के 17 गुण मिल, सॉरी 36 कैरेक्टर्स आर देयर, 36 के 36 गुण मिल गए। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट एन मैट्रिमोनियल क्लास, मैं यहां पे जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं। ये जो गुण है वो गुणों की बात हम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं नियर अबाउट मोर देन 202 जेनेटिकल कैरेक्टर्स आर देयर इन ह्यूमन बीइंग्स। 202 गुणों के धनी हैं आप, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स। ये होते क्या है कैरेक्टर? व्हाट काइंड ऑफ द नोज यू हैव, व्हाट इज शेप ऑफ योर नोज, व्हाट इज द साइज ऑफ योर नोज, व्हाट इज योर हेयर कलर, व्हाट इज द बेंडिंग पैटर्न ऑफ द हेयर, व्हाट इज योर स्किन कलर, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप। मैं आपको बताऊं, आपकी इंटेस्टाइन कितनी लंबी है, उसमें कौन से सेल हैं, वो कौन से एंजाइम हार्मोन बनाते हैं, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स होंगे। आपके हार्ट का क्या साइज है, उसका अपर ऑरिकल्स है, लोअर वेंट्रिकल्स है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट, ये ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। ऐसे 202 जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स हैं। तो मैं आपको कैरेक्टर की डेफिनेशन दे रहा हूं। कैरेक्टर इज द मॉर्फोलॉजिकल, एक तो जो हम दिख रहे हैं वो बेटा मॉर्फोलॉजी होता है दिखना, फिर जो इंटरनल कैरेक्टर्स हमारे आगे एनाटॉमिकल, morphological, anatomical, then
बायोकेमिकल, वी ऑल आर मेड अप ऑफ द बायोकेमिकल, सेल इज मेड अप ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोकेमिकल, द मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, एंड वन मोर थिंग, behavioral, because the behavior is controlled by the hormones which are found by the genes. मैं जीन की बात कर रहा हूं, जीन की बात करेंगे. बायोकेमिकल, द मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, हिस्टोलॉजिकल, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन मतलब अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर है? ये होता है कैरेक्टर. अब देयर इज अ कैरेक्टर, मैं एक आपको नोट दे रहा हूं, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे. एवरी कैरेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एवरी कैरेक्टर एट लीस्ट हैव टू फॉर्म्स. हर एक गुण की कम से कम, क्योंकि मेंडल ने बोला था हर एक कैरेक्टर के दो रूप होते हैं. एवरी कैरेक्टर हैव एट लीस्ट टू फॉर्म्स, कम से कम दो, अब तो ज्यादा है. द स्टेम हाइट, द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इन ह्यूमन बींग्स. आपकी हाइट किसी की 4 फुट 2 इंच है, किसी की 3 फुट 2 इंच है, किसी की 5 फुट 2 इंच है. अमिताभ बच्चन इतने लंबे हैं, 6 फुट के इंसान है. तो ये अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है. ये 4 फुट वाला आपका कैरेक्टर है. 4 फीट 5 इंच आपका कैरेक्टर है. 5 फीट 7 इंच मेरा कैरेक्टर है. तो एज ए ह्यूमन वी आर सिंगल इंडिविजुअल. ह्यूमन बीइंग तो हम एक ही है ना. तो ह्यूमन बीइंग के जो जो ह्यूमन बीइंग का जो हाइट कैरेक्टर है, उसके कितने ज्यादा मैनिफेस्टेशंस है, कितनी ज्यादा अपीयरेंसेस आप देख रहे हैं. तो 2 से ज्यादा अपीयरेंस हो सकती है. ऐसे ही ब्लड ग्रुप, blood group is a character. What someone have A blood group, someone have B blood group, someone have AB blood group, someone have O blood group. So there are 4 manifestation. तो उसके कितने ट्रेट हुए ब्लड ग्रुप के? 4. कैरेक्टर 1, ब्लड ग्रुप, और ट्रेट्स कितने? 4 बेटा. So every character at least have 2 forms called traits. एक बात हमें ये नोट करनी है. और दूसरी ये, every character is controlled by a gene. This is very important. समझ गए? तो कैरेक्टर और ये क्या चीज हुआ? ट्रेट्स. तो एक तो हमें कैरेक्टर का क्लियर हो गया, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल एंड बिहेवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और जो आपके पास ट्रेट वर्ड आया, ट्रेट का मतलब हुआ कि उस कैरेक्टर की जो एक्सप्रेशंस हैं. एवरी कैरेक्टर एटलीस्ट हैव 2 फॉर्म्स, और आई कैन से एक्सप्रेशंस ऑफ अ कैरेक्टर. तो एक कैरेक्टर एक से ज्यादा रूप में अपने आप को, 2 से ज्यादा रूप में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है. मेंडल तक हमें यही पता था कि 2 ही कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के 2 ही रूप, 2 ही ट्रेट्स होते हैं. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि 2 से ज्यादा होते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सो कॉल्ड फैक्टर एज बाय द मेंडल एंड जीन. और इसी को सेकेंड टर्म में बोल रहा हूं यूनिट फैक्टर, और लेटर ऑन gene term by the Johansen. Gene by Johansen, term or unit factor term by Mendel. Please the way. What is a gene? आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा हो, मैंने न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बनाना सिखाए, और उनमें फिर हमने न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं देखा, डीएनए देखा. बिकॉज मैं डीएनए की बात कर रहा हूं. डीएनए इन 99 point some, but in the maximum of the organ, in most of the organism, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. इसलिए मैं डीएनए बोल रहा हूं. तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर अब तक हमने पढ़ा वो डबल हेलिकल मॉडल था बेटा. आप थोड़ी सी बात को ध्यान से सुने. जो आपने प्रीवियस क्लास +1 में पढ़ा है, मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन आपके साथ कर रहा हूं. दिस इज डीएनए. हमने डीएनए के बारे में पढ़ा कि जब सेल डिवाइड करता है
और जब सेल नहीं डिवाइड, सेल के लाइफ में दो ही चीजें चलती है, या डिवीजन करना या नहीं करना। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, सेल इज नॉट डिवाइडिंग, आप ध्यान से सुने। और दूसरी स्टेज होगी व्हेन सेल डिवीजन अक्कर, सेल डिवीजन अक्कर। जब तो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये डीएनए जो है हमें एक धागे की तरह दिखता है ऐसी ही स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसी है जो हमने पढ़ी, लेकिन वो आपको ऐसे दिखेगा, अनकंडेंस्ड फॉर्म है, और उस फॉर्म को कहा जाता है बेटा क्रोमेटिन। आप ध्यान से सुनिएगा, ये क्रोमेटिन है। ओके, नाउ हमने पढ़ा कि जब सेल डिवाइड करता है, the prophase, introphase of the cell division, whether mitosis, whether meiosis, this chromatin will condense and form what? A structure. ये chromatin ही ये फोल्ड करेगा, कंडेंस करेगा, कहीं कहीं कम और कहीं कहीं बहुत ज्यादा, और वो इस तरह से फोल्डिंग से एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देगा। हम अपनी सुलभ के लिए, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं बेटा, हम इसकी आउटलाइनिंग कर देते हैं। इस रीजन को हम ऐसे कर देंगे, मैं वीडियो देखना, और इस तरह से और इस तरह से आउटलाइन कर देते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। वी यूजुअली ड्रॉ द क्रोमोसोम लाइक दिस। तो क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम होता है, और क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो क्रोमेटिन के रूप में है, और ये दोनों ही चीजें डीएनए है। तो डीएनए के दो रूप, क्लियर है बात। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कि ये जीन क्या होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि वी हैव मोर देन द 202 जेनेटिक कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए, एंड हमें पता है ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल हैव एवरी सोमैटिक ह्यूमन सेल एक्सेप्ट गैमेट्स। जो सोमैटिक हमारे सेल, आपको पता ना दो तरह के सेल होते हैं, वन आर सोमैटिक वन आर जर्म। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो क्या बेटा, जो रिप्रोडक्शन का कार्य नहीं करते हैं, जो रिप्रोडक्शन के अलावा जितने भी वर्क है उनको करते हैं, और जो जर्म सेल होते हैं जिन्हें आप गैमीट्स कहते हैं, वे रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। वे बनते सोमैटिक सेल से ही है, मियोसिस डिवीजन के द्वारा। तो एक सोमैटिक सेल के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये पेयर्स क्या होते हैं? इन पेयर्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बोलते हैं। आज हमारे पास जीनोम मैप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम है। वी हैव द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड उसके द्वारा हमने अब जीनोमिक कर ली है। पूरे जीनोम का हमें पता है। जीनोम इज द वन फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट इन द वन सोमैटिक सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, मैं इसे HCP लिख रहा हूं। ये फर्स्ट पेयर, ऐसे बेटा सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ, ऐसे ऐसे काउंटिंग में 22nd। और मैं आपको बता दूं हमारे केस में जो 23rd पेयर है वो कौन सा है? इट इज, मैं इसको अलग से ही बना रहा हूं, वो होगा तो मेल पेरेंट से वो थोड़ा स्मॉलर होता है, और इट इज आइदर 23rd पेयर इज आइदर X, Y, it is Y, or it may be in case of female, it may be, it is XX. In case of male, it is XY, और in case of female, it is XX. होगा कि नहीं दो में से एक। मैं जैसे यहाँ पे एक फीमेल के जो सेल के डीएनए को बता रहा हूं, तो वो इस तरह से इट इज X फ्रॉम मदर एंड X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। ये हमने देखा था ना बेटा, ये 23rd होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। ऐसे 23 पेयर होंगे। देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि 23 पेयर्स आर देयर,
पर कैरेक्टर कितने कंट्रोल कर रहे हैं? 202 कैरेक्टर्स। मैं ये बोल रहा हूं कि मान के चलिए कि अगर एक क्रोमोसोम जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता तो हमारे पास टोटल ही कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए थे? 23। ये मान लेते हैं अब कि हमारे पास ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम का जो पेयर का जो क्रोमोसोम है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और सेकंड जो है वो दूसरे को करता हो, तब भी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए थे बेटा? 23 इंटू 2 46 मतलब कैरेक्टर्स होने चाहिए थे ना हमें। लेकिन हमारे पास तो कितने कैरेक्टर्स है? मोर देन 202 हो दे रहा है। 202 तो है ही नहीं है, जेनेटिकली कंट्रोल जो डिफाइन हो चुके हैं। तो इतने कैरेक्टर्स हमारे पास 202 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम जो डीएनए है उसके ऊपर कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली यूनिट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास से फर्स्ट पेयर है, मैं जीनोम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली बता रहा हूं। सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस तरह से मैंने 4 सेगमेंट कर लिए। वैसे तो ज्यादा होंगे, वो जीनोम जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे तब डिटेल में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताऊंगा आपको कि क्या होता है। लेकिन मैंने सपोज कीजिए पहले सेगमेंट को जो नाम दिया वो दिया मैंने ए, सेकंड सेगमेंट को मैंने नाम दिया बी, सी एंड कंसेक्यूटिवली डी, अगले को मैंने डी नाम दे दिया। ये जो छोटे छोटे हैं, अब देखो मैं भी आपको अभी पूरी नाम नहीं बोल रहा हूं, ये ए बी सी डी। सपोज कीजिए ए जो है, ये जो टुकड़ा है ये क्या कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है? ये जो सेगमेंट है डीएनए का, ये जो यहां से यहां, अभी आपके दिमाग में एक और प्रश्न चल रहा होगा कि कहां से कहां तक होगा। तो आपको याद होगा कि हमने यहां पे पढ़ा था कि 1 बेस पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 10, एक 1 फुल टर्म में कितने 10 बेस पेयर होते हैं। तो हम जो इसको नापते हैं वो हम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से शुरू करते हैं कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, एनबीपी है, और यहां तक जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से लेके कौन सी काउंटिंग तक हो सकता है? मैं तो हो सकता है वो फर्स्ट से लेके हो सकता है वो 350 बेस पेयर तक हो, पहला जो है। फिर 351 से लेके जो नेक्स्ट होगा वो कितना होगा? 351 नाइट्रोजन बेस पेयर से लेके हो सकता है वो 1001 नाइट्रोजन बेस पेयर तक हो। मैं बेटा सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हर जीन की, मेरा बोलने का मतलब है कि हर एक सेगमेंट की अपनी लेंथ होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वे फिक्स होते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़े करते क्या है? वे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं देखेंगे। सपोज कीजिए कि ए जो है यहां से यहां का जो सेगमेंट है, इस डीएनए का जो छोटा सा टुकड़ा है वो क्या कर रहा है? कंट्रोल। सपोज योर हेयर शेप, बेंडिंग ऑफ हेयर, या योर हेयर कलर, सपोज बी वाला जो सेगमेंट है वो कंट्रोल कर रहा होगा, सपोज कीजिए इट इज योर आई कलर, ओके। सी वाला मान लीजिए वो कंट्रोल कर रहा है आपकी हाइट को। डी वाला जो है वो कंट्रोल कर रहा है, सपोज करें आप स्किन कलर। तो डीएनए का हकीकत में एक छोटा सा टुकड़ा एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता है, और वही जो टुकड़ा है वो जीन कहलाता है, वही जो सेगमेंट है वो जीन कहलाता है। इट इज जीन बी, जीन सी, जीन ए, जीन बी, जीन सी और जीन डी। तो व्हाट इज अ जीन? नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंट्रोल द कैरेक्टर, ओके। अब बात ऐसी आती है, क्या जैसे मैं आपको एक बात अभी बताता हूं, देखिए होगा क्या, क्योंकि सबसे पहले तो जब इवोल्यूशन हुआ, आप इस चीज को ध्यान रखें, जब इवोल्यूशन हुआ तो सपोज कि सबसे पहले जो जीन बना वो बना ए। मैं यहां पे बता रहा हूं इसी के जो अगली फॉर्म कैसे बनती है। जीन ए का जो सबसे पहले जीन बना वो जीन ए बना, ठीक है। यूजुअली ऐसा हुआ है। जीन ए है क्या? एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का। हम आगे पढ़ेंगे म्यूटेशंस कैसे होती हैं, कैसे डीएनए में चेंजेस आते हैं। द चेंजेस विच अकर इन द डीएनए, दीज आर कॉल्ड म्यूटेशंस। तो कैसे म्यूटेशंस होती है बेटा वो भी हम पढ़ेंगे। समय के साथ कुछ म्यूटेशंस हुई और इसका अगला जो रूप है
वो बन गया जीन स्मॉल ए। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो वाइल्ड जीन हुआ करते हैं यूजली दे आर डोमिनेंट, मोस्टली नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर यूजली बोल रहा हूं, प्राय वे ही डोमिनेंट होते हैं। तो एक इसका रिसेसिव जीन बन गया, ऐसे सबके जीन बन जाएंगे। अब हमें एक और बात याद रखनी है, ठीक है, अभी आपको आगे भी काम आएगी। हो सकता है जब गैमीट्स बने, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर, मेल एंड फीमेल आर बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट इन देयर रिप्रोडक्टिव नेचर, अदरवाइज दे आर सिमिलर। सो जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जो गैमीट्स बनते हैं, जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं, वे सारे के सारे गैमीट्स में चले जाते हैं। हमने पढ़ा है ना, एनाफेज में जाके अलग अलग हो जाते हैं बेटा। तो हो सकता है देखिए कि ये जो जीन, ये जो क्रोमोसोम फीमेल से आया फर्स्ट पेयर में है, इसके ऊपर जो जीन आया, तो हो सकता है, जो मैं काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर दूंगा इसी स्ट्रक्चर में, हो सकता है वो या तो ए हो, कैपिटल ए ना, ए, या तो वो फीमेल ने स्मॉल ए दिया हो, जो गैमीट है उसमें स्मॉल ए आया हो। ऐसे ही जो आप देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मेल से जो क्रोमोसोम आया उसके ऊपर जो पहला जो जीन है वो क्या होगा, इट मे बी आइदर ए और आइदर स्मॉल ए, इधर स्मॉल ए, ओके। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से है, पर पोजीशन तो एक ही है। देखिए जीन की, अब ध्यान से सुनना, सपोज आर फादर बोथ, मैं से बोलूंगा बोथ द मदर एंड फादर, दे कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर द एवरी कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म। सपोज nose shape of an individual is controlled by both the male parent and the female parent. उनके जीन दोनों ने भेजे हैं। हो सकता है वे जीन सिमिलर हो, दोनों ने ही सिमिलर भेजे, हो सकता है एक ने कोई और भेजा, दूसरे ने कोई और भेजा। इस तरह से आप देखें, हमने जो किसी भी इंडिविजुअल के, हाँ, और हम कैसी कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल ऐसे होंगे, मेल पेरेंट ने भी या फीमेल पेरेंट ने भी ये भेजा, या मेल पेरेंट ने ये भेजा, या अगर मैं इसको फीमेल पेरेंट बोल रहा हूं तो मेल ने भी ए भेजा, या तो कंडीशन ये होगी। हो सकता है फीमेल पेरेंट ने ए भेजा, मेल पेरेंट ने ये स्मॉल ए, मतलब गैमीट से स्मॉल ए आया होगा, कंट्रीब्यूटेड ना। सो ये भी हो सकता है कि यहां पे स्मॉल ए हो, जो मदर के गैमीट से है वो स्मॉल ए, और जो फादर के गैमीट में आया वो कैपिटल ए हो। उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो जो है वो स्मॉल, जो सॉरी, ये कॉम्बिनेशंस कि मदर से भी स्मॉल ए और फादर से भी जो गैमीट आया उसमें भी स्मॉल ए आया, तो ऐसी स्थिति हमारे पास आ सकती है। अब 3 तरह के इंडिविजुअल जेनेटिकली हो सकते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए। ए जिनमें दोनों डोमिनेंट एलील सेम है, स्मॉल ए जिनमें दोनों रिसेसिव जो आपके जीन है वो सेम है, दोनों ए जीन सेम है। इसमें ये एक ही कंडीशन है, इसमें चाहे मदर ने डोमिनेंट जीन दिया हो चाहे फादर ने, इसका मैटर नहीं होता है, ये कंडीशन एक ही कंडीशन आएगी जिसमें कि जो दोनों जीन है वे डिफरेंट है। पर मैं इस बात पे फोकस करना चाहूंगा कि आप इस बात को याद रखें कि जो जीन सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मदर से जो क्रोमोसोम आया है उसके ऊपर उसकी पोजीशन सेम होगी फादर के क्रोमोसोम के जैसी। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक जो जीन है उसका अपना एक फिक्स पोजीशन होता है क्रोमोसोम पे। अगर मान लीजिए जीन ए, इट इज फ्रॉम, इन केस ऑफ मदर गैमीट in the first pair of homologous chromosome pair, suppose if it is gene A is between first nitrogen base pair to 350 nitrogen base pair, then in the chromosome of which is donated by the gene of the father, the
gene A or its second form should be at first, starting from first nitrogen base pair और nucleotide base pair to the 350. इसका मतलब कि इनकी फिक्स होती है पोजीशन. इसे जो जीन बी है उसकी भी पोजीशन फिक्स होगी. किसी भी जीन की पोजीशन को उसके क्रोमोसोम पे लोकस और लोकाई कहा जाता है. मैं अगले आने वाले इसमें डिस्कस करूंगा. ये मैं चीजें जीनोटाइप में डिस्कस करूंगा. जब सिमिलरिटी होती है ना बेटा, जब सिमिलरिटी होती है ना, जिसमें दोनों, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें एक कैरेक्टर के जो दोनों जीन है जिन्हें हम अब एलील कहते हैं. एक ही कैरेक्टर के दो रूप थे, एक कैरेक्टर के दो रूप थे ना. इसी तरह से एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. हमें इसको समझना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक जीन, अभी मैं बताता हूं, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो एक कैरेक्टर के दो रूप है तो एक जीन के भी कम से कम दो रूप है. एक कैरेक्टर के भी कम से कम दो रूप है तो एक जीन के भी कम से कम दो रूप होंगे, तभी वो कंट्रोल कर पाएगा ना. तो एक कैरेक्टर के दो रूपों को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स. और एक जीन के दो रूपों को हम क्या बोलते हैं? एलील्स और एलिलोमॉर्फ. तो अगर एलील जो है वो सिमिलर हुए तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट हुए तो उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस. इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो जीन की क्या डेफिनेशन होगी, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं. देखिए आप, व्हाट इज अ जीन? मैं सिंपली लिख रहा हूं, a small segment of DNA which control a character. क्लियर? जो एक गुण को कंट्रोल करे वो टुकड़ा उस डीएनए का वो जीन कहलाए. यही बताया था ना बेटा मैंने. कैसे बनते हैं? वो म्यूटेशन से बनते हैं, वो चेंजेस आते हैं. क्यों चेंजेस आते हैं? जेनेटिक्स में इसी बात को पढ़ेंगे हम. यही हमारा मकसद है पढ़ने का. इज इट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई कि हर एक जीन का एक फिक्स पोजीशन होता है. आप इस चीज को देखें. अब see the next term is allele. As I have told you, one character have at least two forms which are called traits. So one character is controlled by one gene. So the every gene have at least two forms which are called alleles or allelomorph. Allelomorphs. Is it clear or not? Clear है बेटा? तो alleles क्या हुए? यहां पे मैं आपके साथ अब टर्म को डिफाइन कर रहा हूं. allele which is also called allelomorph. तो एलील क्या हुआ बेटा? बोलिए, व्हाट इज एलील? दिस टर्म इज गिवन बाय वैटसन. आप ध्यान से सुने. और क्या हुआ? बोलिए, इट इज द क्या चीज? इट इज द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ अ जीन. इट इज द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ अ जीन which controls different या specific different या मैं बोल सकता हूं which controls trait of a character. Is it clear? वैटसन ने टर्म दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी फॉर्म एक डीएनए के टुकड़े की जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है. इज इट क्लियर और नॉट? अब देखें आप, जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है? वो है जीन लोकस. एलील इज द थर्ड. फोर्थ वन इज जीन लोकस और लोकाई. नथिंग. इट इज द
पोजीशन ऑफ अ जीन ओवर क्रोमोजोम, क्योंकि आपको पता है ना क्रोमोजोम ही बेटा जीन है, तो इट इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द जीन ओवर द क्रोमोजोम, दिस इज कॉल्ड द जीन लोकस। ओके, अब आता है, मैंने कल भी बात की थी, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। सी डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन बेटा। सी व्हाट इज डोमिनेंट जीन और एलील, आई कैन से एलील आल्सो, क्योंकि एलील भी जीन ही है तो उसी का रूप नहीं हो, मतलब अपने आप में तो वो जीन है बेटा, अपने आप में जीन है। तो आप देखें, द जीन और एलील विच कैन एक्सप्रेस itself in the presence of other gene, जो दूसरे जीन है एलील की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। और इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ कैरेक्टर बेटा, क्लियर है। और रिसेसिव जीन क्या हुआ, मैं ऐसे लिखूंगा, द जीन विच, सिर्फ एक वर्ड का है देखो फर्क, cannot express itself in presence of क्या बेटा, in presence of other gene, or it can be represented by the small first letter of character। जैसे मैंने स्टेम हाइट का बोला था, तो स्टेम हाइट का जो जीन टी होगा वो डोमिनेंट जीन होगा, और जो जीन स्मॉल टी होगा वो रिसेसिव होगा। स्टेम हाइट इज द कैरेक्टर, इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये डोमिनेंट जीन हुआ। डोमिनेंट जीन वो जीन हुआ जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा दूसरे की प्रेजेंस में, और रिसेसिव जीन वो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे और इसे रिसेसिव लेटर में लिखेंगे। सो ये भी हमें क्लियर हो गया कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन या एलील क्या होता है। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टेमाइड का, जीन टी जो था वो डोमिनेंट जीन हो गया, और जीन जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव जीन हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ एक और टर्म्स के ऊपर। जैसे नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं, जीन सिंबल भी क्लियर हो गया, फिनोटाइप, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज फिनोटाइप। नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप। आई थिंक सिक्स्थ टर्म इट इज फिनोटाइप। ये जो फिनोटाइप होता है, मैं आपको बता दूं, द टर्म फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, दो टर्म्स आएंगे अब यहां पे। मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं। फिनोटाइप वो जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, जो आप दिख रहे हैं, जो कैरेक्टर है बेसिकली। अब मॉर्फोलॉजिकली का भी यही मतलब नहीं है कि जो आप मतलब, जैसे द फिनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप इज अ कैरेक्टर, ठीक है, तो उसके अपीयरेंस क्या है। ठीक है, अब आप इसको देखें, फिनोटाइप द टर्म इज आल्सो गिवन बाय द जोहानसन। ये भी कई बार बेटा नीट में आता है, टू गेट द टर्म बाय जोहानसन। होता क्या है फिनोटाइप, मैंने जैसे बोला कि हमने देखा कि स्टेम, मैंने जैसे आपकी हाइट की बात की कि कोई आदमी जो है वो 3 फुट 2 इंच है, कोई आदमी जो है वो 4 फुट 2 इंच है। वो जो आपकी ऑब्जर्वेबल, जो कोई आपको ऑब्जर्व कर पा रहा है। अब इसमें अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि ऑब्जर्वेशन तो हम आई से ही करते हैं कि जो बाहर से दिख रहा है, ये मॉर्फोलॉजिकल है। आपका फिजियोलॉजिकल भी कैरेक्टर्स जो है, इट कैन ऑल्सो बी स्टडीड, रिमेंबर इट। बायोकेमिकल कैरेक्टर भी आपका स्टडी हो सकता है। तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेबल, जो आपका जो कैरेक्टर्स है, वेदर इट इज, मैंने बोला मॉर्फोलॉजिकल, वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल, वेदर इट इज एनी अदर कैरेक्टर। तो फिनोटाइप हुआ बेसिकली ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स हैं
वो जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। द ऑब्जर्वेबल और कौन से? मॉर्फोलॉजिकल। मैं एक्सटर्नल की जगह क्या बोल रहा हूं, ये लिख देता हूं। द ऑब्जर्वेबल, मॉर्फोलॉजिकल, कॉमा कौन से? फिजियोलॉजिकल आल्सो, है ना। इस चीज को आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि हमें ये लगता है बेटा कि हम तो ऑब्जर्व जो है वो आंखों से ही कर पाते हैं, पर हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी तो ऑब्जर्व कर पाते हैं। कई तरह के एनालिसिस हमारे पास है, कई तरह के टेस्ट हमारे पास है। इसीलिए द ऑब्जर्वेबल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर कैरेक्टर्स, इसमें सारे ही आगे, अगर आप ये बोल लें चाहे आप बायोकेमिकल, दीज आर हियर कॉल्ड फिनोटाइप। तो मैं बात करूंगा फिनोटाइपिक ट्रेट, मैं बात करूंगा फिनोटाइप की, और उसके साथ ही मैं बात करूंगा क्रॉसिस में जीनोटाइप की। तो जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी जीनोटाइप। द टर्म अगेन इज गिवन बाय जोहानसन। व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप को मैं एक वर्ड आपको यूज करता हूं कि इट इज द जेनेटिक, और जो अगला वर्ड मैं बोल रहा हूं बड़ी बार आपने सुना है, मेकअप। ये मेकअप क्या वर्ड होता है? आज आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है। मेकअप मीन कि आपने उसको कुछ चीजों को अपने ऊपर जो है वो लगाया है, यूज किया है, आपके ऊपर है वो, तब मेकअप बोला। इट मीन वो उस समय तक जब तक आपने उसका मेकअप किया हुआ है, अब तब तक आप जो है आपकी अपीयरेंस वैसी है, वो आपका ही पार्ट हो चुके हैं। तो मेकअप वर्ड इसलिए हम यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखें। इट इज द जेनेटिक मेकअप, और मतलब आपका ही पार्ट है। तो आई कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जेनेटिक मेकअप और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? ये जेनेटिक मेकअप। अभी मेकअप कैसा होता है अभी तो मैं किया आपके साथ डिस्कस। जो मैंने आपको बोला कितनी तरह का मेकअप हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म का, 2 एलील है उससे ज्यादा। देखिए एक बात तो आप नोट कर लें, मैं अभी आपको एलील कराया, मैं वहीं पे आपको मल्टीपल एलील का एक अलग से कॉन्सेप्ट है, यहां पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट एलील है। मैं इससे करता हूं, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अदरवाइज आप परेशान होंगे। एलील क्या बोला मैंने? एक ही जीन के 2 रूप। मैं वही चौक यूज करता हूं। Suppose it is from female parent, it is from male parent, क्रोमोसोम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, if it is gene A or it may be small a, बोला था। एग्जांपल फिर बाकी जीन्स के लिए वैसे ही हो जाएंगे, इट मे बी जीन ए और स्मॉल ए। अभी तक हमें क्या पता था, मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। जब मेंडल ने जो स्टडी किया था, मैंने कल भी बोला था, मैंने ये बोला था कि मेंडल ने बोला कि भैया एक जीन के 2 रूप होते हैं। मैंने अभी कहा आपके सामने, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में है। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में बेटा हम पढ़ेंगे कि एक जीन के 2 से ज्यादा रूप हो सकते हैं, उन्हें आप मल्टीपल एलील्स कहते हैं। जब 2 से ज्यादा हो जाए ना एक जीन के रूप, तो उनको बोलेंगे मल्टीपल एलील। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील्स। पर याद रखें, आप इस बात को याद रखें कि अगर मान लो कि जीन ए ही मल्टीपल एलील है, और इसकी एक मैं अब एलील को क्या लिखूंगा, यहां पे मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में क्या होगा? पहले एलील ही अगर माना जाता तो हमारे पास एलील थे ए और स्मॉल ए। मल्टीपल एलील में क्या हो सकता है? ए स्मॉल ए डैश, A2 डैश, 4 है ना। पर एक बात आप याद रखें, एक इंडिविजुअल के अंदर, उसके सेल के अंदर मल्टीपल एलीलिक सीरीज, मैं इनके बीच में कॉमा लगाना चाहूंगा,
4 अब आपके पास एलील है, ये पॉपुलेशन में पाए जाएंगे। आगे अब मैं काफी डिटेल में करूंगा, ये पॉपुलेशन में तो 4 पाए जाएंगे, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में इन चारों में से कोई 2 ही होंगे, क्योंकि फादर या मदर एक ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। मदर भी एक ही एलील कंट्रीब्यूट करती है और फादर भी एक ही एलील जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि केवल 2 ही होंगे। क्लियर है? आगे मल्टीपल एलील्स में मैं काफी डिटेल में चर्चा आपसे करूंगा। अब मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं जीनोटाइप कैसा हो सकता है। हमने बात की कि या तो ए और फादर के गैमेट से भी ए है, या इफ मदर कंट्रीब्यूट स्मॉल ए देन फादर ने भी स्मॉल ए कंट्रीब्यूट किया, या परिस्थिति ऐसी थी कि मदर से डोमिनेंट जीन और फादर से रिसेसिव जीन, या मदर से रिसेसिव जीन या फादर से डोमिनेंट जीन। ये परिस्थितियां 4 हो सकती हैं। ये दोनों सेम है, दोनों एलील सेम है, इसमें भी दोनों एलील सेम है, वेदर डोमिनेंट वेदर रिसेसिव। इसमें एक ही बात है, हम जब लिखते हैं बेटा तो हम पहले डोमिनेंट को ही लिखते हैं फिर रिसेसिव को लिखते हैं, इसलिए परिस्थिति एक ही बन गई, एक ही होगी। whether it is not a matter that the male is giving the dominant or female is giving the dominant, appearance of the character will be decided by the dominant allele। चाहे किसी भी कैरेक्टर ने दिया हो पर कैरेक्टर तो डोमिनेंट वाला ही आएगा, फिर ये तो मैटर नहीं रहता है कि किसने दिया किसने नहीं दिया, मदर ने दिया फादर ने नहीं दिया। हमारे पास ये 3 परिस्थितियां आती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं, इसमें मैं ये देख रहा हूं जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इन ऑर्गेनिज्म की। ये ठीक है कि इसमें दोनों डोमिनेंट एलील है, इसमें दोनों रिसेसिव एलील है, पर है तो सेम, है तो सेम। ऐसे इंडिविजुअल के जीनोटाइप जिनके हो, जिनमें दोनों एलील सिमिलर हो, उन इंडिविजुअल्स को होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कहा जाता है। होमोजाइगस इंडिविजुअल। और दूसरे वाली परिस्थिति में होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, और जाइगस वर्ड कहां से, दैट इज फ्रॉम योक। होमो मीन सेम और जाइगस मीन, जाइगोस मीन योक। मैं यहां पे लिख रहा हूं योक, और ये सिमिलर और सेम, ठीक है। तो इनके जो जब जाइगोट बना तो उसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम आए, वो परिस्थिति कैसी होगी, देखो ऐसी होगी। अब मैं आपको इसी में करके बता देता हूं, इट इज ए। अगर ए होगा बेटा तो कंडीशन ये होगी। अगर दूसरे वाली परिस्थिति देखेंगे तो क्या होगा, देखिए आप, स्मॉल ए और इट विल बी ए, या इस वाली कंडीशन में, या सॉरी दूसरी वाली में इट इज ऑल्सो रिसेसिव जीन बाय द फादर। अगर इस परिस्थिति में जिसको मैं अब हिटेरोजाइगस कंडीशन कहूंगा, हिटेरोजाइगस कंडीशन कहूंगा और हिटेरोजाइगस इंडिविजुअल कहूंगा इनको, जेनेटिकली जीनोटिपिकली। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, देखो टर्म्स आपके साथ, जीनोटिपिकली। आज हम सिर्फ टर्म्स करेंगे, आने वाले दिनों में फिर हम क्रॉसिस के साथ, हमें कहीं लिख के दे, मैं बोलूंगा फिनोटाइप लिखिए, मैं बोलूंगा जीनोटाइप लिखिए, क्रॉसिस कीजिए, एकदम हो जाएंगे बेटा। तो दीज आर होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में तो मैं दोबारा एक बार कर देता हूं, इट इज ए भी होमोजाइगस है। सेकेंड कंडीशन जो हमने होमोजाइगस का देखा, बोथ एलील आर सिमिलर फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट। अगली जो हिटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें ये हो सकता है, देखिए फर्क नहीं पड़ता, फीमेल ने डोमिनेंट एलील दिया, मेल ने रिसेसिव एलील दिया, कुछ एक में ऐसा होगा, या फीमेल ने रिसेसिव एलील दिया, मेल ने डोमिनेंट एलील दिया, इंडिविजुअल तो तब भी हिटेरोजाइगस ही होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टर्म थी वे आपके सामने मैं ला चुका हूं, परिस्थितियां मैं बता चुका हूं। जो 8 टर्म आपके सामने थी वो थी हिटेरोजाइगस, सॉरी फर्स्ट
होमोजाइगस, ठीक है। होमो मीन सेम, जाइगोस मीन इंडिविजुअल्स, सॉरी योग, और 9th टर्म इज हेटेरोजाइगस। ओके, ये दोनों जो है वो आपके सामने अब होमोजाइगस के लिए और ये हेटेरोजाइगस के लिए आती है। क्लियर है बात की नहीं? तो देखिए, ये जो होमोजाइगस टर्म है, क्योंकि टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दी हुई है, तो दिस टर्म इज गिवन बाय वैटसन एंड साउंडर्स। वैटसन एंड साउंडर्स कौन सी? होमोजाइगस वाली। और हेटेरोजाइगस टर्म इज आल्सो गिवन बाय देम, इट इज टर्म बाय वैटसन एंड साउंडर्स। क्लियर है? अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूं तो मैं होमोजाइगस इंडिविजुअल के लिए क्या डेफिनेशन लिखूंगा? मैं अब जीनोटाइप को यहां से रब कर देता हूं, आपके सामने डेफिनेशंस में लिख सकता हूं। होमोजाइगस मैं लिख दूंगा द कंडीशन ऑफ individuals genotype in which both the alleles present on, क्या बेटा, both alleles present on homologous chromosomes are similar. For example, कौन सा बेटा? यस, ए या स्मॉल ए और टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर हेटेरोजाइगोसिटी? हेटेरोजाइगस के लिए हम क्या डेफिनेशन लिख पाएंगे वो आप देखिए। मैं सीधा ही बात कर रहा हूं, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा बेटा। द कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इन विच बोथ द alleles present on homologous chromosome are not similar। सिर्फ देखिए, एक वर्ड का फर्क है, इसलिए मैंने इस तरह से लैंग्वेज में आपको लिखा। अपना टाइमिंग हम बचा सकते हैं। और मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं बेटा, इट इज ए स्मॉल ए और आई कैन राइट डाउन इट एज टी स्मॉल टी। क्लियर है बेटा? अब हमें होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप, एलील्स, जीन, यूनिट फैक्टर, ट्रेट और कैरेक्टर का पता लग चुका है। अभी मैं आपके सामने एक और टर्म ला रहा हूं, वो है हेमीजाइगस। कौन सी टर्म बेटा? मैं पूरा लिखता हूं, टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स, कॉपी के लिए मैं लिखता हूं टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। अब एक टर्म और आती है हमारे सामने, वो है आई थिंक 10th, इट इज हेमीजाइगस। हम क्या बात कर रहे थे कि हर एक कैरेक्टर के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे जो एलील्स है वो सिमिलर हुआ करते हैं बेटा, या डिसिमिलर हुआ करते हैं, पर होते हैं एलील्स। पर एक परिस्थिति ऐसी भी आती है जो मैंने आपसे अभी ह्यूमन बीइंग्स में डिस्कस की, ह्यूमन मेल के सेल की मैं आपको बता दूं। ह्यूमन मेल सेल, इसका जीनोटाइप कैसा होता है? देखिए,
it will be first homologous chromosome pair. Okay, first ऐसे second, fifth, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd. ये सारे सिमिलर होंगे मेल और फीमेल में। फर्क कहां होता है? फीमेल के केस में इफ इट इज, मैं फीमेल का भी बता दूं आपको, इन केस ऑफ फीमेल ये दोनों ही क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। अगर इसको एक्स कहा जाता है तो मेल के पास से भी, मैं यहां पे फीमेल लिख देता हूं बेटा, पहले फीमेल कर दिया, देखो मैंने, क्योंकि बताना तो मुझे मेल का ही है, हमेशा किस कंडीशन मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। तो समझाने के लिए, तो यहां पे एक्स है तो फीमेल से भी कौन सा आएगा? एक्स ही आएगा। इसलिए ह्यूमन फीमेल में 22 जो है वो ऑटोसोम्स के पेयर होते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम। आगे बताऊंगा, जो सोमैटिक फैक्टर्स को क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं उन्हें सोमैटिक ही क्रोमोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम भी। अब चलो टर्म मैं क्लियर ही कर दूं आपको, नहीं तो लेट आती है बाद में। क्रोमोसोम दो तरह के हो गए, एक आपके सोमैटिक फैक्टर्स को कंट्रोल करने वाले सोमैटिक हो गए, इनको आप ऑटोसोम्स बोलेंगे, और दूसरे जो है वे सेक्स कंट्रोलिंग है। ये सोमैटिक कैरेक्टर कंट्रोलिंग है, ये वाले ऑटोसोम्स, और दूसरे जो है वे सेक्स कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग, जो मेल और फीमेल है ना, कंट्रोलिंग, जो मेल और फीमेलनेस को कंट्रोल करते हैं, सेक्स कैरेक्टर। तो गुनेड्स का बनना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बनना, गैमीट्स का बनना, ये करते हैं कंट्रोल, और इनको क्रोमोसोम्स को कहा जाता है एलोसोम्स। याद रखिए, ह्यूमन बीइंग में फर्स्ट टू 22nd होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स, ये सारे के सारे क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, और एलोसोम जो है वो 23rd पेयर्स होता है ना बेटा, वो होता है बेसिकली कौन सा? एलोसोम का। अब एलोसोम की कंडीशन कैसी होती है मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से और ज्यादा चर्चा में आऊंगा। मतलब जो ह्यूमन फीमेल है, ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। इसको मैं लिख देता हूं ह्यूमन सेल, और यहां पे मैं एक तरफ को कर देता हूं फीमेल और एक तरफ को मेल, क्योंकि मैंने ये बता दिया अब आपको, अब दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होगा बेटा, पता है सबको, हमें सबको पता है। ये 22 जो ऑटोसोम के पेयर है, ये कैसे होने बेटा? ये तो सब में सिमिलर नहीं होने, सब में सिमिलर होंगे ना। तो मैंने लिख दिया 22 ऑटोसोम्स, मेल में भी, फीमेल में भी, और मेल में भी 22 ऑटोसोम्स के पेयर होने होंगे। और 23rd पेयर क्या होगा? इफ इट इज फीमेल, इफ इट इज फीमेल तो ये फीमेल है, तो क्या हो बेटा? बोलेंगे आप इट इज एक्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड एक्स फ्रॉम मेल पेरेंट। मैं फीमेल ही पहले बोलूंगा, रिस्पेक्ट टू द मदर, एंड हियर इट इज, इफ इट इज मेल देन इट इज नॉट एक्स, इट इज बाई क्रोमोसोम, बाई क्रोमोसोम। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी? फीमेल में से एक्स और वाई फ्रॉम मेल पेरेंट। छोटी सी और बात, द पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ a male sex is totally and totally present in the male